नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि अष्ट ग्रह क्या होते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पर इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी कंटिन्यूसली मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अष्ट ग्रह। वैदिक ज्योतिष में अष्ट ग्रहों का किसी का भी फलित करने के लिए बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी ग्रह कब अस्त होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। भचक्र के अंदर सारे ग्रह घूमते रहते हैं। गोचर में जब सारे ग्रह घूमते घूमते सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं, कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। यहाँ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सूर्य ही बाकी के ग्रहों को अस्त कर सकता है, कोई और ग्रह किसी भी ग्रह को अस्त नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य के नज़दीक आते ही ग्रह अस्त हो जाता है। उसके लिए वैदिक ज्योतिष में एक पूरा नियम है। उस नियम के अनुसार डिग्रीज ग्रहों की दी हुई है कि सूर्य से कोई भी ग्रह कितनी डिग्री तक अस्त नहीं होगा और कितनी डिग्री में आने में अस्त हो जाएगा। उसकी मैंने एक टेबल आपको इस वीडियो के शुरू में दी है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कि टेबल को आप देखेंगे तो सबसे पहले ग्रह लिखा है और उसके साथ में लिखा है सूर्य से ग्रहों की दूरी अंशों में। अंश मतलब डिग्री। तो कोई भी ग्रह, अब जैसे यहाँ पे चंद्रमा से शुरू करते हैं कि सूर्य से जब चंद्रमा 12 डिग्री तक होगा तो अस्त होगा। 12 डिग्री के अंदर अंदर, 12 डिग्री के बाहर अस्त नहीं होगा। मंगल सूर्य से 17 डिग्री तक अस्त होगा। बुध सूर्य से 14 डिग्री तक अस्त होगा। बृहस्पति सूर्य से 11 डिग्री तक अस्त होगा। ऐसे ही शुक्र 10 डिग्री तक अस्त होगा। शनि 16 डिग्री तक अस्त होगा। अब आपने देखा होगा कि सिर्फ यहाँ पर 6 ग्रहों के बारे में बताया है। राहु और केतु को अस्त नहीं कहते क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। ये मैथमेटिकल पॉइंट है, इसलिए ये अस्त नहीं होते। राहु और केतु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। अब क्या प्रभाव पड़ता है अस्त ग्रहों का? कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के किसी न किसी घर का, किसी न किसी भाव का स्वामी है। सबसे पहले तो जब ग्रह अस्त होता है तो वो अपना जो भी प्रभाव है उसका काफ़ी हद तक कम हो जाता है उस ग्रह का। मान लो चंद्रमा अस्त हो गया तो उस जातक के जीवन में, जिसकी कुंडली में चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। और चंद्रमा जिस घर का स्वामी है उस घर के भी अच्छे परिणाम उस जातक को नहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए मंगल अस्त हो जाता है। अब मंगल के पास 2 घरों का स्वामित्व होता है जन्म कुंडली के अंदर, तो उन दोनों घरों से संबंधित मंगल अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा और मंगल का खुद का भी जो रिजल्ट है अच्छा नहीं होगा। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में ये जो टेबल दी है, इसके बाद मैंने आपको 2 कुंडलियाँ दी हैं। आप पहली कुंडली को देखें। अब मैं प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ कि अस्त ग्रहों को कैसे देखना है। अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं पहली कुंडली। पहली कुंडली में सूर्य और शनि 10वें घर में है। सूर्य की डिग्री है 22 डिग्री 2 मिनट और शनि की डिग्री है 26 डिग्री 16 मिनट। तो सूर्य की डिग्री 22, 23, 24, 25, 26 और शनि सूर्य से 16 डिग्री तक अस्त होता है। तो शनि यहाँ पर इस कुंडली में
अस्त हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूर्य के साथ ग्रह बैठेगा एक ही घर में तभी अस्त होगा। सूर्य से आगे घर में या पीछे घर में भी ग्रह अस्त हो सकता है, क्योंकि हर घर की एक डिग्री होती है 30 डिग्री। अब दूसरी कुंडली आप देखें, दूसरी कुंडली में सूर्य 12वें घर में है और बुध पहले घर में है। अब घर बदल गए। सूर्य की डिग्री है इस कुंडली में 29 डिग्री 40 मिनट और बुध की डिग्री है 12 डिग्री 20 मिनट। अब बुध सूर्य से 14 डिग्री तक अस्त होता है। अब जब बुध सूर्य को जब हम देखते हैं तो सूर्य यहाँ 12वें घर में 29 डिग्री का, उसको पहले घर में जाने के लिए सिर्फ 1 डिग्री और पार करनी है। तो 1 डिग्री और 12 डिग्री इस कुंडली में बुध की है, तो 13 डिग्री टोटल हो गई दोनों के बीच की दूरी सूर्य और बुध की। और जो टेबल मैंने आपको दी है उसमें सूर्य से बुध की दूरी 14 डिग्री तक बुध अस्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ बुध अस्त हुआ। तो आपने देखा कि आगे और पीछे के घरों में जब ग्रह आ जाते हैं वो भी सूर्य से अस्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।